गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? कैसे चल रही हैं आप लोगों की छुट्टियां? उम्मीद करता हूँ काफ़ी एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन बच्चों, खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स अभी आपके रहते हैं। इसलिए आपको पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है और आपको काफ़ी से ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना है स्टडी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, जिसका नाम है एड्स टू बिजनेस। लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे ये हैं कि सपोज कीजिए बच्चों कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, चॉकलेट की फैक्ट्री मान लीजिए मैं लगाता हूँ। चॉकलेट तो सभी को पसंद है, तो मान लीजिए मैं चॉकलेट की फैक्ट्री स्टार्ट करता हूँ। और जब चॉकलेट की फैक्ट्री मैं इंस्टॉल करता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपनी फैक्ट्री जो इंस्टॉल की है वो दिल्ली में की है। सपोज करिए कि मैंने जो अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है चॉकलेट वाली वो दिल्ली में की है। इसका मतलब ये है कि मेरी सारी की सारी चॉकलेट, जितने भी चॉकलेट्स मेरी फैक्ट्री में बन रही हैं, वो चॉकलेट मेरी दिल्ली में बन रही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी चॉकलेट का जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो ऑल ओवर इंडिया में परचेज किया जाता है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं उसको ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यानी कि जब मैंने अपना फैक्ट्री स्टार्ट किया चॉकलेट बनाने का दिल्ली में, तो बहुत सारी चीज़ों का मुझे प्रॉब्लम फेस आई। ठीक है, तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई फैक्ट्री स्टार्ट की है दिल्ली में और मैं अपने उस चॉकलेट्स को ऑल ओवर इंडिया में सामान बेचना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में आ सकती हैं? ये जो प्रॉब्लम्स है ये डेली लाइफ की सिचुएशन पर बेस्ड होती हैं, जिसे हर कोई बच्चा एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने चॉकलेट दिल्ली में बनानी शुरू की है, फैक्ट्री मेरी दिल्ली में इंस्टॉल हुई है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो मेरा गुड्स यानी कि जो चॉकलेट बिकेंगी, उन चॉकलेट्स को बेचने से जो पैसा मेरे पास आएगा, उस पैसे को बच्चों मैं कहाँ पर रखूंगा बताइए? जो पैसा मेरे पास चॉकलेट सेल करने के बाद आएगा, उस पैसे का मैं कहाँ पर रखूंगा उस पैसे को? जल्दी सोचिए और आंसर दीजिए मुझे। भाई, पैसा हम कहाँ रखते हैं? यस यस प्यारे बच्चों बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम पैसा रखते हैं बैंक में। जो भी पैसा मेरे पास आएगा गुड्स को सेल करने के बाद, उस पैसे को मैं बैंक में सबमिट कराऊंगा, क्योंकि मैं उस पैसे को बिना बैंक के नहीं छोड़ सकता। खोने का डर है, चोरी होने का डर रहता है। लेकिन जो पैसा मैं बैंक में जमा कराता हूँ वो पैसा मेरा सेफ रहता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपने पहली प्रॉब्लम तो बता दी कि अगर मेरे पास पैसा आएगा चॉकलेट को सेल करने के बाद, तो उसे मैं कहाँ पर रखूंगा। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बैंक में रखेंगे। इसी तरह से मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में कि क्या होगा अगर मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए। भाई, हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो मेरी फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है, किसी वजह से आग लग जाती है मेरी फैक्ट्री में। तो जो आग लग रही है मेरी फैक्ट्री में, जो आग लगने से मेरा लॉस हुआ है, आप क्या बता सकते हैं उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? उस लॉस को कंपनसेट कौन करेगा, ताकि मेरा जो लॉस है वो कम से कम हो सके? सोचिए, बताइए जरा। अगर मेरे बिजनेस में आग लगने के कारण लॉस होता है, तो मेरे पास कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने उस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ? सोच के बताइएगा बेटा। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है आपका ये टॉपिक। हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि जो इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां मेरा वो जो गुड्स हैं, जो मेरी फैक्ट्री में आग लगी है उसके कारण जो लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने में मेरी हेल्प करेंगी इंश्योरेंस कंपनियां। ठीक है, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने।
ठीक इसी तरह से बच्चों अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैं जो नई प्रॉब्लम फेस करूंगा बिजनेस में वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि जो चॉकलेट्स मैं दिल्ली में बना रहा हूँ उन चॉकलेट्स को अगर मुझे मुंबई में सेंड करना हो या इंडिया के किसी दूसरे कॉर्नर में सेंड करना हो तो उसके लिए मैं अपने उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जा सकता हूँ। बताइए बेटा, जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेसेस है उसे कौन सी चीजें रिमूव करती हैं। तो सोच के बताइए जरा, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को बताया गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो गुड्स है वो कैसे पहुंचाया जाता है बेटा। तो बताइए जरा, मेरी जो प्रॉब्लम है कि जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि दिल्ली से मुंबई या इंडिया के किसी दूसरे कॉर्नर में मैं कैसे पहुंचा सकता हूं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। उस गुड्स को मैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में हेल्प करेगा। वो कौन सा बेटा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ कॉमर्स मेरे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में मेरी हेल्प करेगा। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, वेरी गुड बच्चे। नाउ अब और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई। अब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो चॉकलेट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं वो चॉकलेट्स मेरी बन तो बहुत ज्यादा गई हैं लेकिन अभी वो सेल हो नहीं पाई हैं। उन चॉकलेट्स को मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भेजने से पहले उन्हें मुझे अपने यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उन चॉकलेट्स को बहुत ज्यादा बना दूंगा और बहुत ज्यादा तक उनको सेल नहीं करूंगा तो मेरे पास उन चॉकलेट्स का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो मेरा स्टॉक इकट्ठा हो रहा है चॉकलेट्स का, उस स्टॉक को डिस्ट्रॉय होने से मैं कैसे बचा सकता हूँ, मैं उनको कैसे सेफली रख सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, एक बार सोचिए और जरा बताइए आपको क्या लगता है कि जो मेरा गुड्स है वो कहाँ पर सेफ रह सकता है, कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं हम उसको। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही सोचा है। आप सोच रहे हैं कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है उस गुड्स को हम वेयर हाउस में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर अपने एक्सेस गुड्स को हम रख सकते हैं सेफली, बारिश से, धूल से, पानी से बचा करके रख सकते हैं। तो जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होती है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज जो होती हैं वो हमारे बिजनेस को हेल्प करती हैं बहुत ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि जब हम किसी बिजनेस को अगर शुरू करते हैं तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं? वो प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई बैंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है और स्टोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन्हीं प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है बेटा, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और वेयर हाउसिंग। ये वो कंपनियां हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस के आगे चल सके। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस सर्विसेज क्या हो गई। अब जो हम टॉपिक करेंगे बेटा वो टॉपिक है हमारा बिजनेस सर्विसेज। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बिजनेस सर्विसेज। तो देखें बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हमारे बिजनेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। यानी कि वो सभी सर्विसेज जो हमारे बिजनेस की रुकावट को दूर करे, वो सभी सर्विसेज जो हमारे बिजनेस को परफॉर्म करने में हेल्प करें, वो बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। वो सभी बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस सर्विसेज का मतलब है वो सर्विसेज दैट हेल्प बिजनेस परफॉर्म देयर एक्टिविटी स्मूथली, वो बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बिजनेस सर्विसेज है इसका मतलब क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस सर्विसेज का, तो द सर्विस सेक्टर इंक्लूड बिजनेस एंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग etc। दीज आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। यानी कि वो सर्विसेज जो हमारे बिजनेस में
एंगेज होती हैं, जो हमारे बिजनेस को हेल्प करती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस हमारे बिजनेस को हेल्प करती है, कम्युनिकेशन सर्विस हमारे बिजनेस को हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट हमारे बिजनेस को हेल्प करती है, इंश्योरेंस हमारे बिजनेस को हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हमारे बिजनेस को हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं ये हमारी बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। आपको याद होगा, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एड टू कॉमर्स, एड टू कॉमर्स यानी कि वो सारे के सारे हिंड्रेंसेस जो बिजनेस को दूर करती हैं वो एड टू कॉमर्स कहलाती हैं। उन्हीं एड टू कॉमर्स को हम बिजनेस सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं या सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या फीचर्स हैं इन बिजनेस सर्विसेज के। तो सबसे पहले जो फीचर्स है बिजनेस सर्विसेज का वो है इनटेंजिबल। हाँ प्यारे बच्चों, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि वो चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू करके तो नहीं देख सकते, लेकिन उनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब जो सर्विसेज होती हैं, बिजनेस सर्विसेज होती हैं, उनका नेचर इनटेंजिबल होता है, यानी कि these services cannot be seen or touched, they can only be felt or experienced. For example, if you are, अगर आपने रिचार्ज करवाया है अपने मोबाइल फोन में, तो रिचार्ज के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो जो सर्विसेज है वो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो आपको फिर भी सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका मतलब वो सर्विस जो आपको दिखाई नहीं दे रही वो इनटेंजिबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है प्यारे बच्चों? इनटेंजिबल फॉर्म में है। तो इनटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिजनेस सर्विसेज की, जिसमें सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। सेकेंड हमारा फीचर्स है बिजनेस सर्विसेज का इनकंसिस्टेंसी या लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड होते रहना। इसका मतलब है सर्विसेज आर परफॉर्म्ड डिफरेंटली ईच टाइम बेस्ड ऑन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रोवाइडर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सर्विसेज आपको दी जाती हैं वो सर्विसेज किसी ना किसी फॉर्म में वो अलग होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस किसी और तरीके से प्रोवाइड करा सकता है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उस सर्विस को किसी और तरीके से प्रोवाइड करा सकता है। तो दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि लैक ऑफ होमोजेनिटी है। इसका मतलब सारे सर्विस प्रोवाइडर मिल करके भी आपको एक जैसी सर्विस बिल्कुल सेम टू सेम प्रोवाइड नहीं करा सकते। दूसरा है इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी गुड्स को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर बोतल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आपकी वाटर बोतल नहीं बिकती हैं मार्केट में, तो उन वाटर बोतल्स को आपने स्टोर करके रखना पड़ेगा, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा वेयर हाउसेस में। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो इन्वेंट्री लेस होती हैं। इसका मतलब है सर्विसेज जिस समय प्रोड्यूस की जाती हैं उनको कंज्यूम उसी समय कर लिया जाता है, इसलिए इनको स्टोर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इनका स्टोर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये इन्वेंट्री लेस होती हैं। ठीक है भाई। सेकेंड है, नेक्स्ट है फिर आपका इनसेपरेटेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन प्रोवाइडिंग देम। फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट सेपरेट ए डॉक्टर फ्रॉम द मेडिकल सर्विसेज दे परफॉर्म। इट मीन्स इनसेपरेटेबिलिटी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज की, जिसका मतलब ये है कि आप सर्विस को उसके सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करना जानता है तो आप उससे वो सर्विसेज नहीं छीन सकते, वो नॉलेज के फॉर्म में उसके पास रहेगी ही रहेगी। तीस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज की कि कस्टमर्स पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, यानी कि कोई भी सर्विसेज तब तक यूजलेस है जब तक उसे कंज्यूमर यूटिलाइज ना कर ले, कंज्यूमर उसे कंज्यूम ना कर ले। द कंज्यूमर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड in consuming that services. For example, if you want to use the telecom services, then you will have to
make a recharge for them and you will have to make a call them, only then that services will be consumed. तो इट मीन सर्विस को कंज्यूम करने के लिए आपने उसको पार्टिसिपेंट होना जरूरी होगा, अपने सर्विसेज को कस्टमर के साथ में पार्टिसिपेंट होना जरूरी होगा। तो चलिए ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। एक बार और देखते हैं कि इन सर्विसेज को हम शॉर्ट में कैसे लर्न कर लेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेंजिबिलिटी, आप मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हो बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेंजिबिलिटी, सेकंड है इनकंसिस्टेंसी, यस इनकंसिस्टेंसी, थर्ड है इन्वेंट्री लेस, फोर्थ है इनसेपरेटेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, और नेक्स्ट है फिर कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। तो प्यारे बच्चों ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज हैं, इन्हें आपने बहुत ध्यान से एक बार लर्न करना होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो बिजनेस सर्विसेज हैं और गुड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, हर एक बच्चा इसे बड़े ही आसानी से बड़े ही प्यार से इसको हैंडल कर सकता है। तो देखते हैं जरा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है हमारा बेसिस है नेचर। नेचर क्या होता है हमारा, बिजनेस सर्विसेज का नेचर क्या होता है और गुड्स का नेचर क्या होता है। तो देखिए अभी हमने देखा कि हमारी जो सर्विसेज होती हैं, बिजनेस सर्विसेज होती हैं, वो इनटेंजिबल होती हैं, यानी कि सर्विसेज दिखाई नहीं देती, केवल फेल्ट होती हैं, इसलिए सर्विसेज का जो नेचर होता है वो इनटेंजिबल होता है। ठीक इसके अपोजिट जो गुड्स होते हैं, गुड्स का जो नेचर होता है वो फिजिकल होता है, यानी कि कोई भी गुड्स अगर होगा तो उस गुड्स को आपने फिजिकली परचेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल परचेज करते हो तो मोबाइल आपको फिजिकली लेना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल का जो रिचार्ज होगा वो वर्चुअली रिचार्ज हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सर्विस के फॉर्म में आपके मोबाइल में आ जाता है। सेकंड है बेसिस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है बेटा स्टॉक बचा करके रखना। आप मुझे बताइए क्या सर्विसेज का स्टोर किया जा सकता है? नहीं, सर्विसेज को स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि सर्विसेज उसी समय कंज्यूम कर ली जाती है जिस समय उनको प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसी समय मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ और उसी समय आप उस सर्विस को कंज्यूम भी कर पा रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है ना। बट गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। गुड्स के केस में आपका जो गुड्स है वो आपने स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो गुड्स आपका सेल नहीं हुआ है वो गुड्स आपको वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। इसलिए जो डिफरेंस है इन्वेंट्री के बेस पर, सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता जबकि गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। सेपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सर्विसेज को उसके सर्विस प्रोवाइडर से हम अलग नहीं कर सकते, जबकि जो गुड्स है हम गुड्स को उसके सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे गुड्स जब फॉर एग्जांपल आपने वाटर बोतल अगर आपने परचेज कर ली, या फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल परचेज कर लिया, तो मोबाइल परचेज करने के बाद में जो मोबाइल था वो आप शॉपकीपर से वो मोबाइल आप अपनी शॉप पर ले करके आ चुके हैं। इसका मतलब है ये गुड्स सब सेपरेट हो चुका है आपके डीलर से। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है हर एक सर्विस प्रोवाइडर अपने अपने तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकता है, उसमें होमोजेनिटी नहीं पाई जाती है। जबकि गुड्स में स्टैंडर्डाइजेशन पाया जा सकता है, एक गुड्स दूसरे गुड्स के हूबहू बिल्कुल मेजरमेंट में एकदम सेम डिट्टो बनाया जा सकता है। इसलिए जो गुड्स होता है गुड्स में स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल जब हम गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं तो वो स्पेयर पार्ट्स हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज के ही बनाने पड़ते हैं, उसे चाहे कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता हो, उन्हें वो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही सही बनाने पड़ेंगे जिनका मेजरमेंट सेम होगा सभी के थ्रू। इसका मतलब है गुड्स में हम स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं लेकिन सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं हो पाता है। टाइप देखते हैं, टाइप का मतलब क्या होता है?
जो सर्विसेज होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि हर टाइम आपको जो सर्विस मिलेगी वो पहली सर्विस से थोड़ा सा डिफरेंट होंगी। जबकि जो गुड्स है, गुड्स में होमोजीनियसली पाया जाता है, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मेजरमेंट का होता है। ऑनरशिप ट्रांसफर का क्या मतलब है? ऑनरशिप ट्रांसफर का मतलब है ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सर्विसेज, यानी कि आप सर्विस को उसके सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो नेटफ्लिक्स को नेटफ्लिक्स कंपनी ही ऑपरेट करेगी, उसे अगर जब जब तक वो ऑपरेट नहीं करेगी तब तक आप उस सर्विसेज को एंजॉय नहीं कर सकते। तो हम सर्विस में उसके सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि प्रोडक्ट के केस में, गुड्स के केस में हम उसको, उसके ओनर को उसके सर्विसेज से प्रोवाइड सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शोरूम से मोबाइल परचेज करते हैं तो वो मोबाइल अब आपके ओनरशिप का हो जाएगा, अब वो मोबाइल उस शॉपकीपर का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओनरशिप को सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के केस में, बट सर्विसेज के केस में हम प्रोडक्ट को उसके ओनरशिप से सेपरेट नहीं कर सकते। अब एक बार क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं भी हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो जो सर्विसेज हैं हमारे टाइप की, वो 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले सर्विसेज है बिजनेस सर्विसेज। पहली जो सर्विसेज है वो है बिजनेस सर्विसेज। दूसरे टाइप की जो सर्विसेज है वो है सोशल सर्विसेज। और तीसरे टाइप की जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं पर्सनल सर्विस। तो सर्विस को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है बिजनेस सर्विस, दूसरी है सोशल सर्विस और तीसरी है पर्सनल सर्विस। तो बिजनेस सर्विसेज जो है वो क्या है? बिजनेस सर्विस यूज्ड बाय द बिजनेस टू रन स्मूथली, यानी कि जो बिजनेस सर्विसेज होती है वो बिजनेस के द्वारा यूज की जाती है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो सके। और यही सर्विसेज थी जो अभी हमने डिस्कस की थी, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, है ना, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। सोशल सर्विसेज क्या होती हैं? सोशल सर्विसेज का मतलब है सोशल सर्विसेज डन वॉलंटरीली फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होता है, उनके भलाई के लिए जो काम करने पड़ते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम सोशल सर्विसेज करते हैं, कहते हैं। पर्सनल सर्विसेज का मतलब होता है कि ये सर्विसेज कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है और कस्टमर टू कस्टमर उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे टूरिज्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, है ना, सलून हो गया। तो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सर्विसेज है वो नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज के बारे में देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सर्विसेज का। बैंकिंग सर्विसेज में क्या होता है? सबसे पहले तो बैंकिंग सर्विसेज में हमें ये देखना है कि बैंकिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक एज ए डिपॉजिट एंड लैंड इट टू इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स। दे एक्ट एज ए बायर एंड सेलर ऑफ मनी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कैसे होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराता है। देखिए, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करते हैं, यानी कि पब्लिक पैसा डिपॉजिट करते हैं इन बैंक में, तो उन बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट होता है। फिर वो पैसा जब भी कभी पब्लिक मांगेगी तो पब्लिक के मांगने पर वो पैसा बैंक वापस करता है, ये कंडीशन होती है। यानी कि जो पब्लिक है वो बैंक में पैसा इस कंडीशन पर ही सबमिट कराती है, इस भरोसे पर ही जमा कराती है कि जब वो पैसा पब्लिक को रिक्वायरमेंट होगी तब वो बैंक उस पैसे को मना नहीं करेगा, तभी बैंक को वो पैसा पे करना पड़ेगा। अब ये जो पैसा बैंक के पास जमा होता है प्यारे बच्चों, इस पैसे को बैंक आगे फर्दर लोन पर प्रोवाइड करा देता है बिजनेस फर्म को। तो बिजनेस फर्म को जब ये लोन मिलता है तो उस लोन के बदले में बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और इस तरह से बैंक अपनी इनकम को जनरेट करता है। तो बेसिकली जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो होती क्या है?
पब्लिक से पैसा जमा कराती हैं और बिजनेस कंपनीज को ये पैसा उधार दे देती हैं लोन के रूप में। तो ये बैंकिंग सर्विस होती है। अब देखते हैं बैंक में जो सर्विसेज होती हैं वो बैंक में अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि बैंक की सर्विस लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी होगा। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो होता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि सेविंग डिपॉजिट में जो स्मॉल सेविंग होती है, जो हाउस होल्ड होते हैं, वो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं और विड्रॉ करते रहते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने से जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो काफ़ी कम मिलता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मेरे ख्याल से 4-4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आप बैंक के पास पैसा सबमिट करते हैं। दूसरे टाइप का जो अकाउंट है वो होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट केवल और केवल बिजनेस फर्म के द्वारा ही ओपन किया जाता है, क्योंकि जब करंट अकाउंट बिजनेस फर्म के थ्रू ओपन होता है तो वो बिजनेस फर्म बैंक में एक दिन में जितने मर्जी बार पैसा जमा करा सकते हैं, जितना मर्जी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि उल्टा बैंक आपसे चार्ज लेता है सर्विस प्रोवाइड कराने के बदले में। तीसरे टाइप का जो अकाउंट है, जो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है बिजनेस में, वो है बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में जमा कराते रहते हैं। फिक्स अमाउंट में बैंक में हर महीने जमा होगा, जिस पे बैंक आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा, और वो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है सेविंग अकाउंट से। नेक्स्ट टाइप का जो डिपॉजिट है वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सबसे ज्यादा पॉपुलर अकाउंट होता है बैंक में। फिक्स डिपॉजिट में ये होता है कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो एक लमसम अमाउंट, काफी मोटा पैसा, अच्छी खासी धनराशि बैंक में कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम के लिए डिपॉजिट करा देती है। और वो जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में एक सर्टेन टाइम के लिए, उस पर बैंक हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लाख रुपीज बैंक में सबमिट डिपॉजिट करा दिए हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में, जो कि 3 साल के लिए आपने डिपॉजिट करा दिए। तो 3 साल के बाद आपने जो 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, बैंक आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करके वापस कर देगा मेच्योरिटी पर। तो ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, काफी पॉपुलर अकाउंट होता है। अब हाल ही में एक नया और अकाउंट ओपन किया है, बैंक वालों ने सर्विस प्रोवाइड की है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये जो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है, इसका काम ये होता है कि ये कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर को जरूरत है सेविंग अकाउंट की, तो ये कुछ टाइम के लिए सेविंग अकाउंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कस्टमर को जरूरत है कुछ टाइम के लिए इसे करंट अकाउंट में कन्वर्ट करने की, तो ये करंट अकाउंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही अकाउंट आपने रिकरिंग डिपॉजिट में कन्वर्ट करना है तो वो रिकरिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने इसी अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना है तो ये फिक्स डिपॉजिट में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने देखा वो हमने देखा है कि बैंकिंग सर्विस के बारे में देखा और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट देखे हमने। एक बार थोड़ा सा थोरोली रिवीजन करते हैं, बैंक अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में हम इस टॉपिक को यहाँ पर वाउंड अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आपको एक पीडीएफ सेंड की जाएगी असाइनमेंट के लिए, जो आपने सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट टाइप का जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, वो है सेविंग डिपॉजिट। दूसरे टाइप का जो अकाउंट है वो होता है करंट डिपॉजिट। तीसरे टाइप का अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट। फोर्थ टाइप का अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट। और नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले होता है सेविंग अकाउंट, दूसरे नंबर पर होता है करंट अकाउंट, तीसरे नंबर पर होता है रिकरिंग अकाउंट, चौथे नंबर पर होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और फिफ्थ नंबर पर है आपका मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। तो ये सारे के सारे जो अकाउंट्स है वो बैंक में ओपन किए जाते हैं। बैंकिंग सर्विस अगर आपको यूटिलाइज करनी है तो बैंकिंग सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए आपको ये अकाउंट्स ओपन करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप बैंकिंग सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से इस टॉपिक को रिवाइज करना है, घर पे असाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके सबमिट कराना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट।